मैरिज लाइफ के संदर्भ में अभी तक हम लोगों ने सप्तम भाव का अध्ययन किया। सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह, सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को समझने का प्रयास किया। आज हम बात करेंगे कारक ग्रह की, जो कि पूरे ज्योतिष में सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन लाल किताब कारकों पर ही आधारित है। ज्योतिष में अगर आपको रियल स्ट्रेंथ प्राप्त करनी है तो कारक की समझ को डेवलप करना होगा। एक एस्ट्रोलॉजर जितनी अच्छी कारकों की समझ को डेवलप करता है उतना ही वो विषय को समझने में सक्षम हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, कारक क्या कारक क्या होता है? कारक शब्द जो है कर्ता से बना है। कर्ता यानी कि करने वाला, जिसके पास एक्शन की पावर है, जिसके पास आपको किसी विषय वस्तु को दे या ना दे ये डिसीजन पावर कारक के पास होती है। कारक की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि दुनिया के बहुत सारे सिद्धांतों को भी झुठलाने में सक्षम है। कैसे सिद्धांत? जैसे आप सभी कहते हैं कि मेहनत करो तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर कोई युवा या लड़का या लड़की बहुत सुंदर है, पढ़ा लिखा है, कमाने खाने में सक्षम है, तो समाज की एक मान्यता है उसे जीवन साथी तो मिल ही जाएगा। कह देते ना, अरे तुम तो बड़े सुंदर हो, तुम्हारे तो पीछे पता नहीं कितने लोग आगे पीछे चक्कर लगाए। ये जो चक्कर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये पावर सिर्फ कारक के हाथ में होती है, इंसान को ये क्षमता देने की। अर्थात आप किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं ज्योतिष में, जीवन के किसी भी सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जीवन की किसी भी घटना, किसी भी रिश्ता नाता, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो कारक ही डिसाइड करेगा इसको इस जिंदगी में फला वस्तु का सुख मिलेगा कि नहीं मिले। अब एक लाइन में इसकी परिभाषा समझ। किसी चीज की उपलब्धता इस संसार में कितनी है, कारक आपका ये डिसाइड करता है। उस उपलब्धता में से आपको कितना उपलब्ध करवाना है, वो कारक के पास। विवाह का विषय चल रहा है तो विवाह का ही एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का है जो बहुत सुंदर है, शांत है, सुशील है, पढ़ा लिखा है, रोजगार युक्त है, सब चीज है। माता पिता ने डिसाइड किया
कि विवाह करते हैं। तो अब उसे क्या चाहिए? एक ऐसी स्त्री चाहिए जिसके साथ वो विवाह संपन्न कर सके। पर इस संसार में कोई एक स्त्री तो है नहीं, ये संसार बना ही स्त्रियों से है। अब कारक यहां पे क्या करे? उस व्यक्ति का, उस जवान आदमी का कारक ग्रह ये डिसाइड करेगा कि मैं उसे स्त्री उपलब्ध करवाऊं कि ना करवाऊं। फर्स्ट फर्स्ट चीज कि मैं उसे इस जीवन में स्त्री का सुख प्रदान करूं कि ना करूं, ये बात कारक डिसाइड करेगा। दूसरी चीज क्या डिसाइड करेगा कारक? क्वालिटी। यानी कि जो चीज आपको मिल रही है, जो चीज की प्राप्ति इस संसार में आपको हो रही है, उसकी क्वालिटी का लेवल क्या हो। जैसे हम सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, और मोबाइल फोन 2,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का मार्केट में उपलब्ध है। कारक क्या काम करेगा? जो भी मोबाइल का कारक ग्रह होगा, आपकी कुंडली में आपकी स्थिति के अनुसार वो डिसाइड करेगा इसको 2,000 वाला दूं कि 2 लाख वाला दूं, या 50,000 वाला दूं कि लाख वाला दूं। पॉइंट समझ रहे हैं? कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? डॉट कनेक्ट कर रहे हैं? ये कारक के हाथ में है कि देना है कि नहीं देना। पहली बात, मोबाइल देना है कि नहीं देना, और देना है तो उसका लेवल क्या होगा। अब तीसरी चीज, मोबाइल देना है इसका भी प्रॉमिस आ गया। मोबाइल एक मीडियम रेंज का देना है। मान लो 60-70 हजार रुपए का कारक ने डिसाइड किया कि मोबाइल देना है, मिल गया। अब थर्ड फैक्टर, क्या वो इस मोबाइल का इस्तेमाल कर भी पाएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। मिल तो गया, पर क्या उसका उपयोग उसके जीवन में होगा, ये बात भी कारक ही डिसाइड करता है। अब एक बंदा प्रश्न करता है कि गुरुजी मिल भी गया, ठीक क्वालिटी भी थी, उपयोग भी चल रहा था, कहीं घूमने गया, किसी ने जेब काट ली, मोबाइल चोरी हो गया। अब क्या करूं? क्या दूसरा मोबाइल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपने कोई किसी कुंडली के किसी भाव को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये देखना है कि कारक में कितना दम है। कारक जितना शक्तिशाली होगा, आपको उपलब्ध करवाता चला जाएगा। एक मांगोगे दो मिले, ये मैं कारक को समझा रहा। अब आपको समझना है सबसे पहले पुरुष के रेफरेंस में, फिर मैं स्त्री के रेफरेंस में समझाऊंगा मेल चार्ट में क्या होगा। विवाह का कारक ग्रह शुक्र है। अब सारी चीज कनेक्ट करो। जैसे ही मैंने कहा विवाह का कारक ग्रह शुक्र है, तो विवाह करवाएं कि ना करवाएं इसका डिसीजन किसके हाथ में है? शुक्र के हाथ में। पत्नी कितनी सुंदर, कितनी सुशील, कितनी योग्य, कितनी सुयोग्य, कितनी शिक्षित, मीन्स क्वालिटी की बात कर रहा हूं। और क्वालिटी की कोई डेफिनेशन नहीं होती। हमारे मैनेजमेंट में सिखाते थे क्वालिटी मीन्स फिट फॉर यूज, यानी जो आदमी के इस्तेमाल में फिट है वही क्वालिटी है। यानी हर इंसान की परिभाषा जीवन में अलग अलग है। कोई कहेगा पत्नी ऐसी होनी चाहिए, कोई कहेगा पत्नी वैसी होनी चाहिए।
ये डिफरेंट डिफरेंट, वो सबके अपने अपने निजी विचार हैं, पर ज्योतिष इन निजी विचारों से ऊपर उठ करके है। तो एक लाइन में कहता है, अगर आपका कारक ग्रह शुक्र अच्छा है तो उत्तम गुणों से युक्त पत्नी प्राप्त होगी। अब इसमें सब चीज शामिल होगी, अच्छा चरित्र भी, खान पान भी, पति सेवा भी, आपस का सामंजस्य भी, घर संसार बसाने की कला भी, सब इसमें इन्वॉल्व हो गई कि अच्छे गुण हैं। तो पहला पॉइंट कि पत्नी देनी है कि नहीं देनी, शुक्र ने डिसाइड करना है। दूसरा, पत्नी के गुण कैसे होंगे, ये भी शुक्र ने डिसाइड करना है। और तीसरा, पत्नी से सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा। पत्नी सुख का मतलब उसको वो मदद करेगी कि नहीं करेगी, उसकी जीवन यात्रा में उसकी सहयोगी बनेगी कि नहीं बनेगी। दो ही काम कर सकती है पत्नी, या तो सहयोगी बन सकती है या विरोधी बन सकती है, और दोनों ही बातें कारक ग्रह डिसाइड करते हैं। चौथा चीज एंड लास्ट एंड फाइनल, कि हम कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करा, रीडिंग ली हम फिजिक्स में केमिस्ट्री में, पहली बार टेस्ट किया ये रिजल्ट आया, सेकंड किया ये हुआ, थर्ड हुआ ये हुआ, फाइनल नेट रिजल्ट लिखना होता है कि क्या फाइंडिंग्स हुई। तो इंसान से जब एक एज के बाद, 60-70 साल की उम्र के बाद, उससे उसका अनुभव पूछा जाता है कि तेरा मैरिज लाइफ कैसी गई, क्या अनुभव है तेरा, बेस्ट गई, एवरेज गई, खराब हो गई, या जिंदगी बर्बाद हो गई, ये भी कारक ग्रह शुक्र ही डिसाइड करेगा। इसीलिए कारक को समझना बहुत जरूरी है। और जब विद्यार्थी शुरुआत करते हैं तो मैक्सिमम फोकस सप्तम भाव और सप्तमेश पर रहता है, कारक का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए सही सही नहीं समझ पाते और मिस्टेक हो जाती। अब हम टेक्निकल पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। हमने ये तो समझ लिया कि शुक्र ग्रह कारक है विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, एक पुरुष की कुंडली में। पर कैसे समझें कि शुक्र अच्छा है कि शुक्र गड़बड़ है। तो पहले जो गड़बड़ है उसकी बात करेंगे हम। गड़बड़ क्या है कि शुक्र ग्रह नीच राशि में नहीं होना चाहिए। पॉइंटर बना के लिखते जाओ, शुक्र ग्रह नीच राशि में नहीं होना चाहिए। ये जो मैं गिने चुने सूत्र लिखवाऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं होना जाना, इसी में मस्ती लेना बस, इसी से ही चीजें निकल के आ जाए। पॉइंट नंबर 2, शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे अस्त का क्या है माने, सूर्य की डिग्री और शुक्र की डिग्री में कम से कम 6 डिग्री का अंतर जरूर होना चाहिए। और अगर 6 डिग्री से कम अंतर आ जाता है, जैसे 5 डिग्री रह गई, 4 डिग्री रह गई, तो ये शुक्र कंबस्ट हो जाता है। वैसे तो मेरा अनुभव कहता है कि कम से कम अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सूर्य और शुक्र के बीच में 12 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अब जैसे जैसे डिग्री शुक्र और सूर्य की आप घटती चली जाएगी, पति पत्नी में विवाद फसाद सुखों में कमी होती चली जाती है। और अगर कंबस्ट हो जाए तो स्थिति बड़ी भयावह भी हो सकती है। तीसरा सूत्र,
शुक्र पाप कर्त्री में नहीं होना चाहिए। पाप कर्त्री का मतलब जिस स्थान पर शुक्र बैठे हैं उनके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट हाउस में और लेफ्ट हाउस में, मतलब एक भाव आगे एक भाव पीछे, शुक्र के शत्रु ग्रह नहीं बैठे होने चाहिए। चौथा पॉइंट, शुक्र ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ ना बैठा हो। शुक्र ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ ना बैठा हो, क्योंकि पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, ये शुक्र को विशेष रूप से डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे किसी कुंडली में शुक्र राहु की युति है, शुक्र केतु की युति है, शुक्र शनि एक साथ बैठे हैं, या शुक्र पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शुक्र का जब हम विचार करते हैं तो क्रूर ग्रह सूर्य को नहीं भूलना चाहिए। क्रूर ग्रह सूर्य, यानी कि सूर्य और शुक्र भी साथ में नहीं होने चाहिए। अगला सूत्र, शुक्र ग्रह कुंडली के छठे भाव में तो बिल्कुल ना बैठे। छठा भाव शुक्र के लिए उत्तम नहीं माना जाता, इसे शुक्र ग्रह का मरणासन स्थान माना जाता है। शुक्र सातवें भाव में मैरिज को डिस्टर्ब कर सकता है। शुक्र आठवें भाव में मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा करता ही करता है। शुक्र नवम भाव में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये मैरिज के रेस्पेक्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। शुक्र की अन्य चीजें होती हैं वो मत देखना शुरू कर देना। सर थोड़ा वापस रिपीट करिए। कुंडली के छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 6, 7, 8, 9 भाव में शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देता, खास करके मैरिज लाइफ से रिलेटेड। चौथा भाव में बैठा हुआ शुक्र का विशेष अध्ययन आवश्यक है। चौथे भाव में बैठा शुक्र या सातवें भाव में बैठा शुक्र एक से अधिक विवाह या एक से अधिक रिलेशनशिप की तरफ लेकर के जाते हैं, पर वो आज ही डिसाइड नहीं करना। ये जस्ट एज ए कारक अध्ययन करवा रहा हूं मैं आप, भाव के स्वामी की तरह नहीं देखना इसको। ये बड़े ध्यान से समझना, जब भी आप कारक ग्रह का को विश्लेषण करेंगे तो ऐसे मत देखना ये किस भाव का लॉर्ड कहां पर बैठा, सिंपल इतना देखना कि शुक्र कहां पर बैठा है, किस हाउस में बैठा है। चाहे वो किसी भी भाव का स्वामी होकर के बैठा हो, तो ही आपको भाव का सच्चा परिणाम प्राप्त होगा या उसकी स्थिति को समझने में सक्षम हो पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अब इन सब से ऊपर एक और चीज, सॉरी
सर सर शुक्र का भाव देखा और उसमें कौन सी राशि है वो भी देखनी है। कुछ नहीं देखना, सिर्फ देखना है भाव किस में बैठा है। राइट। राशि सिर्फ इतनी देखनी है कि कहीं वो कन्या राशि नीच का ना बैठा हो, बस। क्योंकि सबसे पहले वही लिखवाया कि वो नीच का नहीं होना चाहिए। अब फाइनल कैसे देखना, कहते हैं आप फाइनल क्या निकला, कुंडली में इतना घूम लिए हम, फाइनल क्या। तो फाइनल लास्ट रीडिंग देखनी है आपने। शुक्र नवमांश कुंडली में किस भाव में बैठा है। शुक्र नवमांश कुंडली के किस भाव में बैठा है। नवमांश में बैठा हुआ शुक्र ही फाइनल रिजल्ट देगा। कौन सा रिजल्ट, कि जब आप बूढ़े हो जाओगे 60-70 साल के और कोई पूछेगा कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी गई, तो आप क्या परिणाम बताने वाले हो। बहुत बेस्ट, गुड, एवरेज, फेल या जिंदगी बर्बाद। ये शुक्र ग्रह नवमांश में बैठ करके आपको बताएगा। सर सर आवाज डिस्टर्ब हो गई थी, इसको पॉइंट को दोबारा रिपीट कर दीजिए। रिपीट मत कराओ कुमुदनी जी, मेरा फ्लो टूट जाता है। मैं जो है ना फिर, मैं ये अक्सर, तो आपको नहीं पता मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ। और मैं सच बताऊं, मेरे जो जानने वाले, जब मैं पढ़ा रहा होता ना, मेरे सामने लोग, मेरे सामने कुर्सियां हैं जो मेरे घर पे आए हैं ना, और वो कई बार है ना मेरे सामने क्लाइंट भी बैठे होते हैं, और मैं कभी पढ़ा रहा होता हूँ या कोई मिलने वाला, वो कहता है क्या बंदे की मेमोरी है इस आदमी की। कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, कुछ चल रहा, बस टेप रिकॉर्ड की तरह चल रहा है। पर आप लोग नहीं जानते, अगर बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो गरगरारी उखर कर करके जो पुरानी कैसेट चलती थी ना, वैसे मेरे हालात हो जाते हैं। तो दोबारा आप वो सुन सर लेना। वो हाँ, नेटवर्क देखो डिस्टर्ब बीच था। में, हाँ वो हाँ जी, वो आपके नेटवर्क की नेटवर्क तरफ से से आपकी आ रहा है आवाज नहीं गड़बड़, मैं समझ सकता है। हूँ, है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, रिपीट बहुत होगा, राइट राइट बहुत रिपीट। राइट अभी राइट। लास्ट में मैंने इतना बताया है कि नवमांश कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह की स्थिति को देखो। और फिर प्रश्न उठता है कि जी नवमांश में शुक्र की स्थिति देखने का मतलब समझा दो। तो सिंपल इतना देखना है, क्या वो केंद्र में बैठे हैं, क्या वो त्रिकोण में बैठे हैं, या छठे, सातवें, आठवें में बैठे हैं, पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, किसके साथ बैठे। सिंपल कंसेप्ट। अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केंद्र या त्रिकोण में बैठे, फाइनल रिजल्ट विल बी गुड। मतलब लड़ाई झगड़ों के बाद अकल आ जाएगी दोनों, कि अब नहीं झगड़ना, ज्यादा परेशान नहीं करना। ये बात नवमांशा में देखनी। अब प्रश्न उठता है, देखो कितना आसान सूत्र बताया है। शुक्र केंद्र या त्रिकोण से जैसे ही बाहर होगा, अब वो किसी भी भाव में, कुछ ना कुछ टीस दिल में रह जाएगी। एक अपवाद है, वो नोट करना। नवमांश कुंडली के यदि शुक्र 12वें भाव में बैठ जाए, तो अल्टीमेटली बहुत बढ़िया होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, नवमांश कुंडली के यदि शुक्र 12वें भाव में बैठ जाए, तो फिल्म थी ना ऑल द बेस्ट, तो मैरिज लाइफ ऑल द बेस्ट हो जाती। कि कितने भी उठा पटक हो गए, बट फिर भी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी गई। तो ये शुक्र के 12वें का चीज याद रख। 12वें के अलावा जैसे ही केंद्र त्रिकोण से बाहर जाएगा, समझो बंदे का एक्सपीरियंस फीडबैक अच्छा नहीं आएगा। है ना, वो जब किसी होटल में जानते हैं ना खाना खाने, तो फीडबैक लिखवाते हो,
कैसा खाना लगा? तो जब आपसे कोई 60-70 साल की उम्र में पूछेगा कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी गई, तो फीडबैक पे फॉर्म कैसा लिखेगा? तो आज से ही समझ जाना, जिनका भी केंद्र त्रिकोण से बाहर है वो फीडबैक ढंग का नहीं लिखेगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम देखो कितना साधारण तरीके से, साधारण सूत्र के साथ आपको समझा दिया। और आज इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनना कम से कम, क्योंकि जब तक ये कारक मजबूत नहीं होंगे, कारक की समझ डेवलप नहीं होगी आपकी, मामला आधा अधूरा रहेगा, ये मैरिज कोर्स ही आधा अधूरा रहेगा। क्योंकि किसी व्यक्ति की कुंडली देख करके तभी आप ढंग से सही सही अप्रोच से एक्यूरेटली पता लगा पाओगे कि ये कैसा फील कर रहा है, इसका फीलिंग फैक्टर क्या है, क्या इसकी फीलिंग गड़बड़ है कि अच्छी है अपने स्पाउस के प्रति। इन सब चीजों के बाद एक चीज कुछ लोगों की कुंडली में घटित होती है कि शुक्र वक्री हो जाता है। वक्री शुक्र भी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम ये कहें उस पुरुष का दिल बड़ा विशाल होता है, उसके हृदय में एक से ज्यादा होती है, तो सबको समाने की ताकत रखता है। ये सूत्र आपको समझ आ गई, बहुत सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट। बस जब भी दिमाग में रखें कि कारक करता क्या है, कारक डिसाइड करता है कि आपको सुख मिले या ना मिले, उसकी क्वालिटी, उसका सहयोग, उसका प्रेम, उससे मिलने वाला आनंद, उससे मिलने वाला एक्सपीरियंस की क्वालिटी का लेवल क्या होगा, ये पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह डिसाइड करेगा। इसके विपरीत अगर फीमेल चार्ट है, फीमेल चार्ट में कारक ग्रह है जुपिटर हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। क्या डिसाइड करेगा? फर्स्ट, पति दे के ना दे, पति कैसा दे, चरित्रवान दे या चरित्रवान ना हो, क्वालिटी ऑफ ए मैन। अब क्वालिटी ऑफ मैन में क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं इसमें? पुरुष का चरित्र, पुरुष की मानसिकता, पुरुष की विद्वानता, पर इसमें स्वभाव मिक्स नहीं किया गया, ये बता दूंगा। उसकी विद्वानता, उसका चरित्र, उसकी सोच। जिस महिला की कुंडली में बृहस्पति जितना उम्दा होगा, उसके पति में तीनों क्वालिटी मिलेगी। पति उम्दा सोच का मालिक होगा, ऊंचा सोचेगा, बड़ा सोचेगा, विद्वान होगा, चरित्रवान। उसको खुला छोड़ देना चाहिए। वो कहीं चक्कर मारा है, आएगा लौट करके, खूंटे से बंधा हुआ व्यक्ति होता है, ये समझ लो। तो ये कारक ग्रह की ताकत है। इसको भी सेम पैटर्न में, गुरु नीच राशि में ना होना चाहिए, गुरु अस्त नहीं होना चाहिए, गुरु पाप कर्त्री में नहीं होना चाहिए, गुरु पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, मीन्स गुरु राहु के साथ नहीं होना चाहिए, गुरु केतु के साथ नहीं होना चाहिए। बट यहां मंगल का अपवाद है, मंगल को इसमें शामिल नहीं करते। यहां
शनि को शामिल करते हैं, राहु को शामिल करते हैं, केतु को शामिल करते हैं। गुरु कुंडली के तीसरे भाव में नहीं होना चाहिए। गुरु कुंडली के तीसरे भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गुरु का मरणासन स्थान है। गुरु कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में, और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। 6 के बाद 7 लिख। छठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव। और नेट सेल में लिखें तो कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां। ये एक महिला के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कहां से परेशानी शुरू होगी? पति मिलने में, पति की क्वालिटी में, पति से मिलने वाले सुख में। कौन सा सुख? मान सम्मान और धन का। ये ध्यान रखना, मान सम्मान और धन का। मान सम्मान और धन का सुख वही पुरुष दे सकता है जो कामयाब होगा, जो स्वयं सम्मानित होगा। आप कोई भी महिला अगर सम्मानित पुरुष की पत्नी है तो ऑटोमेटिक उसका भी सम्मान बढ़ता है, उसका भी रेस्पेक्ट बढ़ता है, उस महिला का भी सम्मान बढ़ जाता है। और उसमें अगर धन कमाने का अच्छा सामर्थ्य होगा, विद्वान होगा, तो उसका फायदा उसकी पत्नी को भी मिलता है। और एंड लास्ट, नवमांश कुंडली केंद्र में बैठा है कि त्रिकोण में बैठा है? केंद्र में और त्रिकोण में, सिर्फ इतना ही देखना और कहीं कुछ मत देखना। क्या गुरु केंद्र में बैठा है कि त्रिकोण में बैठा? केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो फाइनल रिजल्ट ऑल द बेस्ट, अदरवाइज तो फीडबैक इज रॉन्ग। कि सब कुछ मिला इस जिंदगी में, बस बंदा ही ढंग का नहीं मिला। अब ये तो बात थी दाम्पत्य जीवन को चलाने की, पर जीवन में केवल दाम्पत्य जीवन को चलाना ही मेन नहीं। शुक्र महाराज कहते हैं कि जीवन में आनंद भी आना चाहिए, और आनंद में आने के लिए, जीवन के भोगों को भोगने के लिए, खास करके पति सुख, पति रोमांटिक होना चाहिए, पति स्टेमिना वाला होना चाहिए, पति एनर्जेटिक होना चाहिए। 3 क्वालिटी, पति रोमांटिक हो, स्टेमिना वाला हो, एनर्जेटिक हो। ये बात महिला की कुंडली में मंगल ग्रह को देख के समझ में आएगी। सिंपल कंसेप्ट। महिला की कुंडली में मंगल कमजोर है, मंगल अस्त है, मंगल नीच का है, मंगल वक्री है? तो जो मियाँ शाहरुख खान मिले हैं ना, फिर वो कुछ और ही हो जाएंगे। बहुत सिंपल से फॉर्मूले। एक तरह से अगर ना याद रहे, मंगल ना याद रहे, तो ये समझ लेना मंगल लड़की का बॉयफ्रेंड है। यानी जब पत्नी पति को एक बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करती है, तो उसका मंगल ग्रह डिसाइड करेगा कि इसको उसका हस्बैंड बॉयफ्रेंड की तरह आनंद दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ये मंगल ग्रह डिसाइड करता है। पर मुख्य रूप से फोकस आपको 2 कारकों पर विशेष रूप से नजर रखें।
पुरुष के केस में शुक्र और लड़की के केस में गुरु। बाकी सब चीज को भी अध्ययन में लेना है, खराब कुछ नहीं, धीरे धीरे सीखना है। मैरिज लाइफ में 9 के 9 ग्रह काम आते, 9 के 9 ग्रह काम, पर मुख्य रूप से इनका रोल बहुत है। जैसे चंद्रमा को जब एज ए कारक मैरिज के कॉन्टेस्ट में आप जब स्टडी करेंगे तो पति पत्नी के इमोशनल रिलेशनशिप की बात को कहेगा। लड़के का चंद्रमा और लड़की का चंद्रमा द्विद्वादश, षडाष्टक और नवम पंचम योग में नहीं होना चाहिए। यानी लड़के की राशि और लड़की की राशि जब आपस में आप इक्वेशन सेट करेंगे तो एक दूसरे से द्विद्वादश, षडाष्टक, षडाष्टक होते जैसे मान लो लड़का मेष राशि का है, लड़की कन्या राशि की हो जाए तो हो गया ना षडाष्टक। लड़का मेष राशि का है, लड़की वृश्चिक राशि की हो जाए तो हो गया षडाष्टक। ऐसे ही नवम पंच, लड़का मेष राशि का, लड़की सिंह राशि की हो जाए। यानी मेष से सिंह तक गिनेंगे तो 5 आता कि नहीं है, और 5 से वापस मेष तक गिनेंगे तो 9 आ जाएगा। इसे बोलते हैं नवम पंच, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आ गया किसी का, पति पत्नी का आपस में, तो कहेंगे सब कुछ मिल गया, बस इमोशंस नहीं मिल रहा, मन नहीं मिल रहा। ये कारक, अब कारक जितना स्ट्रांग होगा, यानी कि कुंडली में चंद्रमा जितना उत्तम होगा, कोटि का होगा, उतना ही पति पत्नी एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड होंगे। अटैचमेंट का मीनिंग क्या? केयरिंग होंगे एक दूसरे के प्रति, बड़ी केयरिंग रखेंगे एक दूसरे, बड़ी प्रोटेक्शन रखेंगे एक दूसरे, रियल कंसर्न होगा उनका। मतलब अगर पत्नी को जरा सा भी कष्ट हो जाए तो पति का मूड सारा खराब मिलेगा, पूरे दिन तक वो बेचारा टेंशन में रहेगा, यार ये कैसे हो गया, कहाँ ठीक कराऊं, कहाँ ना ठीक कराऊं। पत्नी को कहने की जरूरत नहीं जी, आज 4 दिन हो गए मुझे प्रॉब्लम है, और तुम रोज बहाने बना रहे हो कि कल लेके जाऊंगा, कल लेके जाऊंगा, पर अभी तक लेके नहीं गए। तो ये सब सीन क्रिएट नहीं होता। सूर्य, सूर्य एज ए कारक विवाह के कॉन्टेस्ट में आत्मिक संबंधों को दिखाता है, 100 लेवल पर कनेक्शंस को दिखाता है। लड़के का सूर्य, लड़की का सूर्य का क्या इक्वेशन, 100 लेवल कनेक्शंस। 100 लेवल कनेक्शन समझते हो कि पति आंख बंद करे ऑफिस में बैठा बैठा और आंख बंद करके कहे कि इस समय मेरी पत्नी ये काम कर रही होगी, और आप पत्नी को फोन लगाओ कि क्या आप ये काम कर रहे हो, पत्नी कहेगी हाँ हाँ मैं अभी तो कपड़े धो रही। दैट्स कॉल्ड द 100 लेवल कनेक्शन, कि एक दूसरे से इतना डीप कनेक्टेड है कि आंख बंद करे वो ये बता सकता है इस समय वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या। दैट्स ए सोल लेवल कनेक्शन. You can find out also soul level connection in the chart of male and female also. आप पर कुंडली मिलाते समय ये सोल कनेक्शन मत चक्कर में पड़ना, नहीं तो कुंडलियां सारी रिजेक्ट हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी है। बट वैसे मैं स्टडी के लिए बता रहा हूं कि दो पति पत्नी के बीच का क्या कनेक्शन, और मैरिज लाइफ में सबसे बड़ा कनेक्शन जो माना जाता है दैट्स द सोल लेवल कनेक्शन. जैसे कई बार कहते हैं लोग मैरिज अच्छी चल रही है, चेक द सोल लेवल कनेक्शन. मिस आउट तो दो ही बातें, या तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या उसे पता ही नहीं मैरिज लाइफ कैसी हो, तीसरा कोई फैक्टर ही नहीं होता.
क्योंकि सबसे सुप्रीम प्रेम जो माना गया है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली दिमाग में लगाओ, सूर्य केवल आत्मा ही नहीं है, सूर्य पंचम भाव भी है, और पंचम भाव से ही प्रेम उपजता है। तो रियल अनकंडीशनल लव कम्स फ्रॉम द सन। अनकंडीशनल लव सूर्य देता है, कोई कंडीशन नहीं। इसीलिए तो सूर्य को पिता कहा है। पिता कौन सा कागज पत्र पे साइन कराता है कि बेटा इंजीनियर बनने के बाद मुझे ये दियो, वो दियो, फलाना दियो, जब तो तेरे को आईआईटी कराऊं, नहीं तो मैं दूसरे जा सरकारी स्कूल है। मेरा भी क्यों दिमाग खराब कर रहा है। अनकंडीशनली बाप करता रहता है हमेशा, विदाउट एनी आस्किंग। दैट्स कॉल्ड द अनकंडीशनल लव। जब हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए अनकंडीशनल लव के चलते हुए कुछ करता है, या वाइफ हस्बैंड के लिए कुछ करती है अनकंडीशनली, बिना ये जताए कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं या ये कर रही, बिना एहसास की बताए जताए, मूक रूप से यानी चुपचाप उसके लिए काम करता रहता, दैट्स कॉल्ड द सोल लेवल कनेक्शन। और उनके मुंह से गलती से भी नहीं निकलता कि काश हम अलग हो जाएं तो अच्छा ना हो। गलती से भी नेवर थिंकिंग की तो बात ही अलग, सोच तो सकते ही नहीं। अगर उनको ये ख्वाब भी आ जाए कि यार या तो हमें अलग होना पड़ेगा, मतलब उनको इतना बड़ा डिप्रेशन हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। दैट्स कॉल्ड द सोल लेवल कनेक्शन। आप जीवन में ध्यान रखिए, मैरिज लाइफ में हर ग्रह का बहुत बड़ा योगदान, और हम इस कोर्स में धीरे धीरे सीखेंगे। आज एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं कोई, और चारों चीजें लगा करके देखेंगे, या कारक देखते हैं। सबसे पहले चलो कारक देखते हैं, ठीक है। आप में से कोई एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति जो अपनी कुंडली के बारे में, सिर्फ शुक्र के बारे में बात करना चाहता है, बाकी की अपन बात नहीं करेंगे, किसी अन्य ग्रह की बात नहीं करेंगे। हाँ रितु जी, रितु जी कैमरे पे आओ। हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए D1 चार्ट में शुक्र ग्रह की क्या स्थिति है? सर D1 चार्ट जो हम लगन चार्ट देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी। शुक्र 7th हाउस में। देखिए, अब आपने करना क्या है, आपके सामने नोट्स लिखवा दिए, आपने चीजें मिलाते जाना है। जहां गड़बड़ है उसको क्रॉस मार देना है, जहां ठीक हो जाए उसको टिक मार देना है। 7th हाउस में क्या लिखवाया था, पॉजिटिव और नेगेटिव? बस मुझे इतना ही पूछना है। नेगेटिव सर। पहला सूत्र। सेकंड, क्या कोई पाप ग्रह साथ बैठा है? अब आप है ना, जैसे एक डॉक्टर पेशेंट के रोग की सीवियरिटी को समझता है, ऐसे आपने सीवियरिटी को समझना है। कैसे समझोगे? जैसे जैसे ना वाले चीजें, नेगेटिव चीजें जो सूत्र लिखवा रखे हैं, अगर कुंडली में वो मिलते चले जाएंगे, आपने समझना है प्रॉब्लम सीवियर हो रही है। गुरुजी पॉजिटिव मिलते चार्ट में जाएंगे तो ये बहुत बहुत बेटर हो रहा है। ऋतु जी, कोई शुक्र के साथ कोई ग्रह भी बैठा है? बेटा इधर मंगल और सूर्य। मंगल और सूर्य। सर फीमेल के चार्ट में तो जुपिटर नहीं देखेंगे, आपने बताया। एक मिनट रुक जाओ, फोकस करो जो मैं बोल रहा हूँ। क्या मैंने मंगल और सूर्य को क्या लिखवाया है, नेगेटिव लिखवाया है, पॉजिटिव लिखवाया है? नेगेटिव। नेगेटिव। सीवियरिटी बढ़ गई। 7th हाउस नॉट सो गुड, पाप ग्रह नॉट सो गुड, ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए।
तीसरा फैक्टर आप क्या देखेंगे, किसी पाप ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है, है ना अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसको भी कंसीडर करना है, और अगर नहीं पड़ रही है तो फिर हमने आगे सीधा नमांश चार्ट पे चले जाना है। तो D9 चार्ट में किस हाउस में है? नमाज चार्ट कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा चलो, नहीं पता। जहाँ कुंडली होती है ना रितु जी, वहीं साथ में नमांशा चार्ट होता है। अगर आपके पास है तो देख लेना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मैं देखती हूँ। हाँ, हाँ जी, नमाशा मिल गई, हाँ जी। उसमें वहाँ सिर्फ शुक्र 7th हाउस में ही है। देखिए, शुक्र 7th हाउस के अंदर बैठा, किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है, नहीं, अकेला है सर। अकेला बैठा है। किसकी दृष्टि के में अंदर बैठा हुआ है? वैदिक नहीं, दृष्टि दृष्टि नहीं, नहीं नहीं। है सर। आप इसका मतलब समझो, D1 चार्ट में शुक्र हर कंडीशन पर नेगेटिव निकल करके आ रहा है। नमांश कुंडली में शुक्र नेगेटिव नहीं है, सिवाय एक पॉइंट के कि वो सप्तम में है। सिवाय एक पॉइंट के कि वो सप्तम भाव में है, उसके अलावा कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब सूत्र को समझना, जब भी कारक ग्रह नमांश कुंडली में अपनी स्थिति को इंप्रूव करता है तो मैरिज लाइफ के बचने के चांस बढ़ते चले जाते। गुरुजी, फीमेल के चार्ट में तो आपने कारक जुपिटर बताया था अभी। कृष्ण जी मैं आ रहा हूँ, आपने हैंड रेज कर लिया, मैं आ रहा हूँ, एक बात कंप्लीट कर, है ना। अभी शुक्र की बात हम कर रहे सर अगर वक्री है? हैं। वक्री है तो भी मैंने गलत बताया कुमुदनी जी, वो भी अच्छा नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। हाँ कृष्ण जी आप बताइए। गुरुजी, ऋतु जी का चार्ट आपने बताया, तो फीमेल में तो कारक जुपिटर बताया गया था, मेल में वीनस। हाँ तो हम इनका बिल्कुल है, बिल्कुल है, हम बिल्कुल इनका है। वो पति जी सुख की जी बात को अगर हम करेंगे तो वीनस जुपिटर से करें, पर जो जी मैरिज की जो हैप्पीनेस होती है, रिलेशनशिप की जो हैप्पीनेस होती है, वो फीमेल में भी शुक्र ही देता है। गुरु क्या देगा? मैंने क्या बताया था, फिर से याद करना। पति कैसा होगा, पति की क्वालिटी कैसी होगी, जी 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 पति से मिलने वाला सुख कौन सा, धन वाला और मान सम्मान वाला, कैसा होगा। तो हमने ऋतु जी से गुरु ग्रह की बात ही नहीं की, हमने शुक्र ग्रह की बात की है। मेरा मकसद कारक ग्रह को समझाना जी। कि सर आपका एक ग्रह कारक आगे, का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक ग्रह आगे एक ग्रह पीछे, एक भाव आगे एक भाव पीछे भी देखेंगे ना शुक्र से? हाँ जी, हाँ हाँ। कोई पाप गुलाब जी, ग्रह तो? नहीं, वो भी नहीं है। गुलाब सिंह जी म्यूट पर हैं आप, गुलाब जी। हाँ हाँ, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। सर मैं अपनी कुंडली का बताऊं, शुक्र। हाँ हाँ, शुक्र D1 चार्ट में हाँ, D1 में सर 10th हाउस में है, मिथुन राशि 10th में। हाउस। देखिए अब आपने समझना है कि शुक्र दसम भाव में बैठा है, तो ये नेगेटिव जोन नहीं है। क्लियर हुआ, ये नेगेटिव जोन नहीं है, क्योंकि दसम में हमने शुक्र को नेगेटिव नहीं माना है। अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है कि किसी पाप ग्रह के साथ है या नहीं। जी नहीं सर, कोई, कोई नहीं है तो इट्स कोई आल्सो पॉजिटिव थिंग। पाप कर्त्री है या नहीं, नहीं है। राइट और लेफ्ट कोई प्लेनेट, कोई कोई नेगेटिव नहीं है। लेफ्ट में केतु है, कोई बात नहीं, एक साइड में होगा ना, एक कोई साइड। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट में अगर केतु है तो एक भाव पीछे केतु है, हाँ, 9th हाउस में सर। 9th हाउस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th कोई दृष्टि में है, कोई ग्रह दृष्टि दृष्टि में दे कोई रहा है। नहीं है सर। जी नहीं। चलो बस, जैसे अब गुलाब जी का केस अगर आपके सामने है तो आपने देखना है कि शुक्र ग्रह दसम में बैठा है और नेगेटिव जोन में नहीं।
तो अब फिर भी डाउट में रखना है कि भाई केवल ये दिखा दिखा रहा है या सच में कुछ शुक्र ढंग का है। तो हमें फाइनल रीडिंग के लिए नवमांश में जाना पड़ता है। अच्छा, सूर्य कहाँ बैठा है गुलाब जी? D1 में सर सूर्य मेरा 12th हाउस में। अच्छा चलो आगे चला, ठीक है। कोई बात नहीं, तो पीछे ही है। अब आपने ये देखना है कि नवमांश कुंडली में कहाँ पे। सर मेरे नवमांश में शुक्र जो है 11वें भाव में उच्च के होके है, मीन राशि में। ओके ओके बेटे, अब पॉइंट समझे। पहली बात तो ये समझना है, मैंने सूत्र लिखवाया था कि शुक्र ग्रह केंद्र और त्रिकोण से बाहर रह जाए एक्सेप्ट 12वां भाव को छोड़ने के बाद कोई ना कोई टीस अंदर रह जाती है। इसका तात्पर्य ये होता है कि मैरिज लाइफ अच्छी गई, सेटिस्फैक्ट्री गई, फिर भी कोई ना कोई टीस किसी ना किसी क्वालिटी को लेकर के, वाइफ के किसी गुण को लेकर के बंदा ये सोचता जरूर है कि अगर ऐसा ना होता तो वैसा हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। तो सिर्फ इसको छोड़ करके बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे हम कारक की बात करें। अब कारक में बहुत सारी चीज इन्वॉल्व हो गई। पत्नी का सही समय पर प्राप्त होना, यानी कि सही आयु में विवाह होना, पत्नी सुख का प्राप्त होना, पति के गुण, पत्नी के अच्छे गुण होना। अच्छे गुण में जैसे घर अगर संभालते हैं तो घर में खाना बनाने की कला, बच्चों को संभालने की कला, मेहमानों को टैकल करने की कला, ये सब अच्छे गुणों में आती है। और अच्छा व्यवहार, ये सब चीजों में पत्नी एक्सपर्ट है। तो आप समझ में आए कारक की ताकत क्या होती है। ये कारक की ताकत होती है, और कारक गड़बड़ा जाए तो मामले गड़बड़ा जाते। क्लियर? ठीक है गुलाब जी? जी सर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट मार्क्स। थैंक यू सर। मैं एक सवाल है सर मेरा। हाँ हाँ, हमने द्विद्वादश षडाष्टक के हिसाब से तो उसे नेगेटिव पॉइंट में लिया है हमने, लेकिन पंचम और नवम की स्थिति खराब क्यों होती है? ये तो त्रिकोण में एक दूसरे की। ये किसी दिन मुझे छेड़ना एक बार और भी पहले आया था कि पंचम प्रेम है और नवम अध्यात्म है। नवम पंचक में एक आदमी, दोनों में से कोई एक प्रेमी होता है बहुत बढ़िया, मतलब उसके पीछे 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 चक्कर लगाने वाला। अब वो पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और एक आदमी बिल्कुल निर्मोही अखाड़ा बन जाता है। निर्मोही का मतलब डिटैच, कोई खास प्रेम नहीं, कोई खास लगाव नहीं, प्रदर्शन नहीं, या प्रेम है तो उसका कोई प्रदर्शन नहीं है। अब जो प्रेमी है ना, उसके साथ संकट बहुत बड़ा है, क्योंकि उसको बेचारे को रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो नवम पंचम अच्छा नहीं। अब इसको दूसरे पॉइंट से कहते हैं, चलो ये तो देसी भाषा में समझा दिया। नवम जो है बहुत विद्वानता का लक्षण है, हायर लेवल ऑफ ब्रेन या हायर कॉन्शियस लेवल। अब विद्वान आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो प्रेम करने की कला में बहुत पीछे होते हैं। वो केयरिंग बहुत होते हैं, प्रोटेक्टर बहुत अच्छे होते हैं, बट सामने वाले को जो झूठी सच्ची बातें सुननी है वो नहीं सुना सकते। उनका लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता। वो नहीं कह सकते मैं तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, या तेरी आंखें झील जैसी हैं उसमें मैं डूब जाऊं, कि उसको लॉजिक नजर नहीं आता कि आंख में आदमी कैसे डूब सकता है, तारे कैसे तोड़ के ला सकता है। यार ये तो झूठ है। और वो कहेगा झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो स्पष्टवादी हूं, क्योंकि मैं तो विद्वान आदमी हूं, मुझे तो शोभा देता ही नहीं है झूठ बोलना। और प्रेम में झूठ बोला जाता है, धोखे वाला झूठ नहीं। धोखे मतलब एक दूसरे की तारीफ करना बढ़ा चढ़ाकर, एक दूसरे की तारीफ करना बढ़ा चढ़ाकर। जैसे भक्त भक्ति भाव में अपने भगवान की तारीफ करता है,
जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो भक्त कहता है तू ही है जगत जननी, तू ही प्रकृति है, सब कुछ इस संसार में जो भी उदयमान हुआ सब तेरे से ही, तू ही आदि है और तू ही अंत है। अब भगत जी महाराज जो है फ्रेंचाइजी चेंज करते हैं और भगवान शिव वाले ग्रंथ पे पहुंच जाते हैं। कहते हैं शिव महापुराण पर, वो कहते हैं तू ही है देवों का देव, तू ही महादेव, तू ही आदि, तू ही अंत, तू ही आगम, तू ही निगम, तू ही तंत्र, तू ही मंत्र, तू ही ध्यान, सब कुछ इस संसार में तू, सब कुछ जो संसार में चलायमान है सब तेरे दम पर। इस संसार का आरंभ भी तू ही है और विध्वंस भी तू ही। अब भक्त क्या हो गया, कंफ्यूज, कि शिव जी के पास गया तो ये मिला, फिर अगेन वो विष्णु जी के पास जाता है, एंड सेम थ्योरी इज हियर कि सबसे बड़े विष्णु ही विष्णु, विष्णु से बड़ा कुछ है ही नहीं। ये पृथ्वी लोक चल रहा है तो विष्णु जी के दम पे चल रहा है, ये प्राणियों को भोजन मिल रहा है तो विष्णु जी के दम पे मिल रहा है, सब जगह। ये क्या है, ये भक्ति है। और लॉजिकल ब्रेन कहेगा भक्ति है पर झूठ है, तो बहुत सारे गप है, सारे थोड़ी हो सकते हैं आदि, सारे थोड़ी अंत हो सकते हैं, एक ही होगा ना। प्रेम इस चीज को नहीं मानता, प्रेम इस मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी नहीं मानता। तो प्रेम में अपने प्रेमी की बड़ाई को बढ़ा चढ़ा के करने की एक परंपरा है, और विद्वान आदमी को ये परंपरा नहीं समझ में आती। पॉइंट समझे? इसलिए नवम पंचम अच्छा योग नहीं माना जाता। एक विद्वान है, एक प्रेमी है, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बने? विद्वान और प्रेमी कभी एक पॉइंट के ऊपर नहीं इकट्ठे हो सकते। विवाह के प्रेमी संबंध भक्त में क्या- अपने भगवान को गाली दे सकता है, प्रेमी भक्त अपने भगवान से झगड़ा कर सकता है। वो कहेगा जा आज तेरे को भूखा ही रखूंगा, जा खाना ही नहीं देता जा। विद्वान कहेगा अरे हम तो इन्हीं के सहारे से खाना खा रहे हैं, अपन कौन है देने वाले, ये बेवकूफ तो नहीं है क्या कर रहा है किसको। यानी विद्वानता की भक्ति में भी लॉजिक है। विद्वान कह रहे हैं तुम सुप्रीम हो पर दे तो तुम ही रहे हो, और मैं कौन हूं ये मना करने वाला कि मैं तुम्हें ही भोजन ना दूं। विद्वान में ये सामर्थ्य है ही नहीं कि वो झगड़ा कर सके भगवान से। प्रेमी में ही सामर्थ्य है कि अपने प्रेम से वो झगड़ा कर सकता है, मना भी सकता है, रूठ भी सकता है, और झूठ बोल भी सकता है। वो उसके लिए कुछ भी बन सकता है, क्योंकि प्रेमी में अहंकार नहीं होता, अहम नहीं होता, वो अहंकार शून्य है। और विद्वानता अहंकार से हमेशा भरी हुई होती है। अहम जो है, अहम किस चीज का? सबसे बड़ा अहम होता अच्छे हो जाने का, सबसे बड़ा अहम होता विद्वान हो जाने का। और प्रेमी हो जाना तो बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया। न पद, न मान, न सम्मान, न विद्वानता, न एजुकेशन, सब शून्य हो जाती है, तो व्यक्ति प्रेमी बनता है। तो ये दो बिल्कुल विपरीत पार्ट है, नवम पंचम बिल्कुल विपरीत है। पर हमने सुन रखा है दिमाग में नवम पंचम जो भाव हैं ये बड़े अच्छे हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, त्रिकोण है। तो हमें अजीबोगरीब लगता है जब फर्स्ट टाइम सुनते हैं नवम पंचम कॉम्बिनेशन क्या है भाई, ये तो नवम पंचम को क्यों भकुट दोष में डाल दिया। द्विद्वादश तो समझ में आता है, षडाष्टक समझ में आता है, पर ये नवम पंचम समझ में नहीं आता। बहुत सिंपल है, प्रेमी और विद्वानता का अंतर्द्वंद है। एक प्रेमी हो जाता है और एक विद्वान हो जाता है, और दोनों दुखी रहते हैं। विद्वान को प्रेमी समझ में नहीं आता और प्रेमी को विद्वान समझ में नहीं आता। समझ में आए बात? तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है नवम पंचम की। सर आपने मेरे शुक्र को एक्सीलेंट दिया है। इस रेफरेंस में मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरी पत्नी शुरू से ही मेरी मेंटर और गाइड रही है, विशेष तौर से फैमिली और सोशल रिलेशंस के मामले में। जी जी जी। मैं
ये बढ़िया। एक्सीलेंसी जो है उनको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कारक ग्रहों की ताकत होती है। हाँ कैलाश शर्मा जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मेरा ये था कि अभी आपने सूर्य के बारे कुछ बताएंगे, आपके ये ऐसा ही रहेंगे? सूर्य के बारे में फिर कभी जिक्र करेंगे, सूर्य को फिर डिटेल में आपने छोड़ समझाएंगे। दिया ना, थोड़ा सा आइडिया देकर छोड़ दिया, मैं तो उसका हाँ हाँ कैलाश जी, बात मैं कई बताएंगे। बार आइडिया देके छोड़ देता हूँ, इसका मतलब वो टॉपिक बड़ा धन्यवाद। है ना। देखो एक दिन पहले भी नवम पंचम पूछा था किसी ने, तो बिल्कुल लास्ट मोड पे पूछा था, तो मैंने कहा कभी फिर बात करें। ठीक आज है, मैंने कहा चलो 5 मिनट में बताई थी, वरना ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है जी। गुरुजी आलीना दो गुप्ता छोटे जी। छोटे सवाल हैं। गुरुजी अभी नमस्कार आ रहा सर। हूँ, अभी आ रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। जी, मुझे ये पूछना है सर, जैसे आपने बोला शुक्र नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अब 12 भाव में, छठे भाव में तो बाय डिफॉल्ट मरणासन और नीच हो जाता है। बट राशि के अकॉर्डिंग अगर वो मान लीजिए केंद्र में बैठा है लेकिन है नीच राशि का, कन्या का, तो भी वो गलत ही इफेक्ट देगा ना? पहली बात तो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि बहुत जी, लोगों के थैंक यू। लिए समस्या बन सकता है कि गुरुजी जी। ने कहा केंद्र में शुक्र अच्छा है, पर केंद्र में तो बैठा जी। है पर नीच का बैठा है, क्या मान। जी। जब भी रिलेशनशिप की बात आएगी, नीच का ग्रह जी। कहीं पर भी बैठा हो एज ए कारक, हम्म, उसको आपने जी। गड़बड़ मानना है। ठीक है। और नीच का शुक्र चाहे पहले भाव में बैठे, चाहे जी। 10वें में बैठे, चाहे जी। पंचम में बैठे, चाहे नवम में बैठे, कहीं बैठे या किसी भी हाउस में बैठे, वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। ठीक है सर। और सर जैसे आप नवम पंचम वाला आपने बताया, तो ये मान लीजिए किसी का राशि मकर है और उसके जो स्पाउस है उसका राशि अगर मान लीजिए कुंडली मैचिंग के लिए आया कन्या है, तो ये भी नवम पंचम काउंट करेंगे ना? मकर से गिनना शुरू कन्या कर दो, नवम 10 से पंचम हो शुरू गया। कर दो, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, जी। 5, 6 हो गए नवम हाँ। पंचम। तो नवम पंचम ठीक है। योग है, तो ये ठीक है। बकुड़ दोष है, बकुड़ दोष में जी। 0 नंबर मिलेगा उसको, बस। जी। ठीक है सर, थैंक यू। यही बिना मैच कंफ्यूजन था। मेकिंग की लिस्ट दिए वैसे ही बता दो, हैं। ठीक है सर। थैंक यू। बड़ी टेक्निक समझ में आ जाएंगी चीजें। कई बार हमसे लोग कुंडली की बात जब कर रहे होते हैं तो तुरंत वो कहते हैं जी ढंग से देख लो ना। अरे भाई, एक निगाह मार ली, अब इतने सालों से देख रहे हैं, अब ढंग से क्या देखें। अच्छा, कई सोचते हैं कि स्टडी करें बहुत ज्यादा गहरी, आएगी तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो 2 घंटे में समझ में नहीं आती, है ना। तो जिसको सूत्र समझ में आ गए, पकड़ना आ गया ना, मतलब चीजों को पकड़ना आ गया, तो वो चीज समझ जाता है। हाँ, एक कला तो सीखनी पड़ेगी बात को कहने की। कुछ चीजें मैरिज लाइफ में आपने ब्लंटली नहीं बोलना है, जो है एकदम से दिल तोड़ने वाला काम नहीं करना है, किसी का भी नहीं बोलना है, खास करके जब वो अपनी मैरिज से रिलेटेड जिस टॉपिक को छेड़ना चाह रहा है उसी टॉपिक को हाथ रखिए और बड़े मजबूती के साथ रखिए, बहुत एकदम एक्यूरेसी के साथ रखिए, और फिर उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाइए, प्रॉब्लम की तरफ नहीं, सॉल्यूशन की तरफ लेके जाइए। और अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको शाबाशी दीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए और उसे समझाइए भाई कोई बात नहीं, कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो फंसा ही रहता है। ये संसार वैसे ही दुखालय है, दुखों का घर है। यहाँ तो सुख भी प्राप्त करोगे तो भी दुख मिलना है एंड लास्ट, तो ये तो कहानी अलग है। तो दुख कष्ट तो होगा ही होगा। तो थोड़ा उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो डिमोरलाइज हो सकता है। हाँ अमन, कुछ कह रहे हो? जी गुरुजी, मैं कह रहा था कि अगर शुक्र तुला लगन में है, हम्म। मतलब तुला जो राशि है वो लगन में है और उसमें शुक्र भी बैठा है, और शुक्र वक्रीय है और सूर्य साथ में है,
जी। लेकिन दोनों का डिफरेंस 10 डिग्री का है, तो शुक्र यहाँ पे कैसा माना जाएगा? पहली बात तो जो चीजें नोट कराई हैं अमन, उसमें देखो मैंने लिखवाया है कि शुक्र वक्री नहीं होना चाहिए। जी जी दूसरा पॉइंट लिखवाया है सूर्य शुक्र साथ नहीं होने चाहिए, जी जिसमें मैंने ये लिखवाया कि शुक्र के साथ राहु नहीं होना चाहिए, शुक्र के साथ केतु नहीं होना चाहिए, शुक्र के साथ मंगल नहीं होना चाहिए। वहीं पर लिखवाया है कि सूर्य शुक्र की युति भी अच्छी नहीं होती। सूर्य शुक्र की युति मैरिज लाइफ में कई बार बहुत बड़े दुष्परिणाम देने में सक्षम होती है। जो बात आप कर रहे हो कि 10 डिग्री का अंतर है, जी तो मैंने क्या कहा था, फलित में 12 डिग्री का अंतर होना चाहिए। जी। लिखा तो है कि 6 डिग्री का अंतर कम से कम, ओके। पर मेरा ये मानना है कि फलित में 12 डिग्री, मतलब जब आप फलादेश करें तो 12 डिग्री से कम को ही कमजोर शुक्र मानना शुरू कर देना चाहिए कि हाँ, शुक्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ देख सकता है, गड़बड़ खराब कर सकता है। और क्या गड़बड़ करेगा शुक्र, वो मैंने आज का वीडियो दोबारा देखोगे तो बता देगा। जी गुरु जी, नवमांश में वो केंद्र में आ गया, फोर्थ घर में, और मेष कौन से घर राशि में? में है, तो सर फोर्थ हाउस में है, अच्छा, चौथे घर में बहुत मेष बढ़िया, राशि है। बहुत बढ़िया। मेष राशि का अगर उनको- शुक्र आ गया तो बस ये चेक करो कि फिर वो वही रूल्स लगाओ D1 वाले कि पाप कर्त्री में ना हो, पाप ग्रह के साथ ना बैठा हो। बस वो देखो, अगर नहीं है और केंद्र में बैठा है तो इट्स वेरी गुड। ठीक है गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। हाँ चारू जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। सर, दो बातें मुझे पूछनी थी सर। एक तो पहली बात तो ये कि सर आपने ये जो द्विद्वादश का बताया, इसका मतलब ये हुआ ना कि कर्क राशि अगर बीच में है तो मिथुन और सिंह राशि वो द्विद्वादश हो गई? नहीं, अच्छा। मिथुन और कर्क, हाँ। मिथुन और कर्क यानी अच्छा, उससे ओ, अगली राशि। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। मिथुन से कर्क की तरफ जाएंगे तो दूसरा बनेगा, और कर्क से मिथुन की तरफ जाएंगे तो 12वां। हाँ हाँ हाँ, सही है सर। ठीक है, ठीक है सर। जैसे कर्क एक और सिंह, हम्म सिंह और कन्या, कन्या हम्म तुला, ऐसे ये हम्म द्विधादश। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर सेम लग्न के हस्बैंड वाइफ अगर सेम लग्न के हों, जैसे कि नवम पंचम का आपने बताया, तो क्या इसमें हम सेम राशि को भी कंसिडर कर सकते हैं या वो भी गड़बड़ी है? डिपेंड्स ऑन द लगन क्या है। अच्छा। वैसे अमूमन सेम लगन कोई अच्छी बात नहीं। हम्म। सपोज करो दोनों ही कर्क लगन के हो गए, ज्यादा इमोशनल हो अब जाएंगे। एक रो रहा है दूसरा भी रोना शुरू कर रहा है, हाँ। लड़ाई कौन लड़ेगा? पड़ोसियों से हम्म युद्ध हो गया, वो FIR लिखवाया है। पति को चुपचाप रो रहा है रात को, हाय राम मैं क्या करूं, मेरे ऊपर तो मुकदमा हो गया। पत्नी हम्म ने देखा, उनने भी रोना शुरू कर दिया। संभालेगा कौन, लट कौन उठाएगा? हम्म बताइए, इस फाइट को कौन लड़ेगा? हम्म समस्या खड़ी हो गई ना। अब हम्म सिंह लगन है, सिंह लगन के साथ कर्क लगन बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम्म कर्क रो लेगा, सिंह कहेगा देख लूंगा, देखते हैं हम, हम्म आई विल फाइट। हम्म तो एक बैलेंस बन जाता है। अगर हम एलिमेंट्स को देखें, दोनों ही एक सेम एलिमेंट के पति पत्नी जब हो जाते हैं तो बच्चों पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों का तत्व एक नहीं होना चाहिए, हम्म, सही बात है। डिफरेंट्स आने चाहिए। दो विभिन्न तत्वों से मिलकर के जो संतान उत्पन्न होगी वो बड़ी शांत, आज्ञाकारी और बहुत बढ़िया होगी। मित्र एलिमेंट से मिलकर के जो संतान पैदा होगी वो बहुत ही शांत और उम्दा पैदा होगी। बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत गहरा। शादी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, महाविज्ञान छिपा है। क्योंकि पूरी की पूरी पूरी पीढ़ी की पीढ़ी, आने वाली नस्लें शादी पे डिपेंड करती हैं। हम्म और ये चीज में अपन गुमराह हो गए तो बस फिर नस्लें बर्बाद, समस्या वो की वो। फिर कहे जाओ हम 10 ज्योतिषी के पास चले गए, 12 के पास चले गए, कुछ नहीं होना जाना होता। ये हम्म समझ लीजिए हर चीज का भी सॉल्यूशन नहीं है, ये हर चीज का भी सॉल्यूशन भुगतान पकड़ना पड़ जाता है, करना पड़ जाता है। तो बिफोर एक्शन
ही ज्यादा बेटर है कि अपने प्रिकॉशंस लेके चलो। कॉशन ले है, लीजिए। सही बात, दुर्घटना से सावधानी भली। भली। सही बात। अच्छा, एक छोटी सी चीज पूछनी थी मुझे। जैसे कि हमने ये पॉइंटर सिस्टम आपने जो समझाया, जो इतने पॉइंट्स लिखवाए हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव हमने करके देख लिए। सपोज अगर ऐसा हो कि D1 चार्ट में शुक्र अगर पीड़ित भी हो रहा है बाय चांस, और उस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की 5वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि अगर पड़ जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चीजें थोड़ी बहुत सुरक्षित हो गई हैं? गुरु की दृष्टि का मतलब सिंपल ये है कि आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई साधु, कोई संत, कोई गाइड, कोई मेंटर, कोई बड़ा बुजुर्ग बीच में टोका टाकी करता रहेगा और वो कहेगा चुपचाप बैठे रहो और भागना नहीं है, शादी चलाओ, शादी बनाओ, शादी तोड़नी नहीं है। वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, वो आपका कोई बड़ा भाई बहन भी हो सकता है, कोई मित्र भी हो सकता है, वो कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है, वो सुनील वशिष्ठ भी हो सकता है। बस सिंपल दृष्टि का मतलब। बट दृष्टि का कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। दृष्टि अच्छी चीज है, बट इट्स नॉट ए गारंटी। दृष्टि जभी तक अच्छी है जब तक आप उस दृष्टि को फॉलो करते हो। कोई कहता है यार ये मेरा बड़ा बुजुर्ग है या हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी ने मना कर दिया कि काम नहीं करना, तो मैं नहीं करूंगा, तो गुरु की दृष्टि फॉलो करेगी। शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई, इट्स मीन कि शुक्र संबंधी चीजों में आप गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, तो वो गुरु की दृष्टि शुक्र पर कुछ काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अगर आप पहले दिन से डिनाय कर देते, देखो दृष्टि एक सलाह है, एक गाइडेंस है, एक एडवाइस है। अब एडवाइस को माने माने ना माने, हम भी क्लास में बहुत लोगों को एडवाइस देते रहते हैं, ऐसे पढ़ो, ऐसे सीखो, ऐसे सूत्र सीखो। पर बहुत सारे लोग होते हैं जो ढाक के 3 पात, कोर्स खत्म होने के बाद वो उसी धर्रे पे चल रहे होते हैं जिसको गुरुजी कह कह के रट रट के बेचारे बोल बोल के चल दिए। उन्होंने वही करना है जो करते आए हैं। तो आप क्या करोगे? तो गुरु की दृष्टि भी पड़ी, पर उन्होंने गुरु की दृष्टि को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब यह है कि गुरु किसी को बलपूर्वक सुधार नहीं सकता। अगर बच्चे पिटाई से ही सुधरते तो हमारे सरकारी स्कूल के सारे बच्चे अव्वल दर्जे के पास आउट होते। खूब मास्टरों ने पीट पीट के लठालठ करके देख लिया, फिर भी वही रिजल्ट तो वैसे ही आने होते। तो ये लग्नेश पे निर्भर करता है, इसका मतलब कि वो कितना कितना गुरु की गाइडेंस लेने में सक्षम है। यस, यस। माने तो सही कोई, बताने वाला तो, पर मानने वाला भी तो हो कोई। सही बात है। जब आप अपने मेंटर को, अपने गाइड को ही डांट मार के निकल जाओगे, तो बेचारे की दृष्टि क्या करेगी? वो ये दृष्टि फेर के बैठ जाएगा, कहेगा भाई कौन अपमान कराए, अरे जाने दो यार, कौन बार बार समझाए। नहीं करता ना सही। घर में भी बड़े बुजुर्ग एक बार जवान बच्चों को समझाते, बेटा वैसा ना करो, ऐसा ना करो, 8-10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर पीछे पड़े रहेंगे। फिर एक समय आएगा, वो कहते भाड़ में जा, तू सो जा, तू नींद मत खराब कर अपनी, पी के आया पड़ा रहने दे, दूसरे को अपने आप भुगतेगा। वो भी कह देता अपने आप भुगतेगा। तो ये आपके लगन पर डिसाइड डिसाइड करता है कि आप के पास रास्ते होते हैं हमेशा, राइट रास्ता, एक लेफ्ट रास्ता, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। किस चीज को पकड़ते हैं, ये इंसान के खुद के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। और विवेक का इस्तेमाल जीवन के हर स्टेप के ऊपर उसकी आवश्यकता होती है। जैसे किसी बुजुर्ग महिला से ने परमात्मा का नाम बहुत जपती थी, बुजुर्ग महिला माला जपती थी, एक दिन भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि मांगो देवी, क्या मांगना है, बस एक चीज ध्यान रखना, बस ये मत कहना मैं मरना नहीं चाहती, मृत्यु को छोड़ के बाकी जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूं। अब बुढ़िया का विवेक देखो, कहती है महाराज आपकी कृपा इतनी है कि सब कुछ मेरे पास है, बस एक ही इच्छा है कि मेरा पोता मुझे चांदी की चम्मच से दूध पिलाए।
और अपने पैसे से ही पिलाए। आ गई उम्र बड़ी, पोता जब बड़ा होगा, जब कमाएगा, फिर चांदी की चम्मच लाएगा और फिर पिलाएगा। चांदी की चम्मच, पैसा होगा तभी तो लाएगा। तभी तो लाए। ये है विवेक। उसने उम्र का नहीं मांगा, 5 साल बढ़ा दो, 10 साल बढ़ा दो, देखा जाएगा जब ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो विवेक के ऊपर डिपेंड है कि भगवान के सामने मांगा तो भी विवेक का इस्तेमाल किया और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। हाँ प्रमोद कुमार जी। हाँ जी सर। सर एक मेरी कुंडली में है, जैसे लगन में केतु बैठा है, सेकंड भाव में मंगल शुक्र है, केतु पापी ग्रह बैठ गया, तीसरे भाव में सूर्य बुध है। सारे सारे नहीं बताने प्रमोद, सारे नहीं बताने, सब ये सबको पोल पता चल जाएगी, सारे नहीं बताने, थोड़ा सीक्रेसी में बात करनी है। गुरु शिष्य का संवाद हो रहा है, बिल्कुल कोड वर्ड में है, हाँ जी। सब सुन भी रहे हैं पर पता भी किसी को नहीं चलना चाहिए। हाँ देखो, सिंपल है प्रमोद जी, एक सूत्र समझ में आ गया कि पाप ग्रह साथ बैठा है, कारक हाँ जी। की, हाँ जी। मंगल जैसा ग्रह बैठा हुआ है। हाँ जी। आपने कहा, बाकी की जरूरत ही नहीं है। अपने को ये समझना है, कारक ग्रह के साथ मंगल बैठा है, मंगल का काम क्या है? मंगल अपनी एनर्जी कारक में ट्रांसफर करता है। अगर पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो उसकी पत्नी के स्वभाव में गुस्सा आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, इम्पेशंस आ जाएगा, ये सब चीजें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करने का गुण, डिबेट करने का गुण आ सकता है। सिंपल सी बात है। अब अगर किसी व्यक्ति को चाहिए ऐसी पत्नी तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है। और अगर वो कहता नहीं जी मुझे शांत और सुशील चाहिए, तो उसके लिए मामला गड़बड़ है। ये भी डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की मानसिकता पर कि वो किसे अच्छा मानता है, किसे अच्छा नहीं मानता है। देखो सिंपल सी बात है। तो सर ये जैसे पाप एक, कत्री योग में हुआ, जैसे वो केतु आ गया और उधर से सूर्य बुध हुआ, तो हाँ जी हाँ बिल्कुल पाप कर्त्री में हो गया, बिल्कुल हो गया प्रमोद जी। अच्छा। जी D9 में केंद्र में त्रिकोण में आ गया। हाँ, शुक्र। वहां पे वही सूत्र अपनाओ, देखो पाप ग्रह के साथ तो नहीं बैठा, नहीं, सब फार्मूले लगा करके देखो तो उसमें फाइनल ठीक है। रिजल्ट पता चल जाएगा। उसमें ठीक है सर। नहीं बढ़िया, तो फिर एक बढ़िया रिजल्ट आ गया, वेरी गुड। इसका देखो, मैं जब आपको सिखाऊंगा नवमांश में कारक कब रिजल्ट देगा, कि जैसे अभी आपके सामने एग्जाम्पल आए कि कारक में ग्रह ने अपनी स्थिति को सुधारा। सुधारने का मतलब ये है कि वाइफ की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गया, वाइफ की स्वभाव में जो कमियां थी, कमजोरियां थी, या जो इश्यूज थे पति पत्नी के बीच में, उनमें पॉजिटिविटी आ गई, उनमें इंप्रूवमेंट्स आ गया। तो इंप्रूवमेंट्स कब आएगा, ये भी आपको समझाया जाएगा कि नवमांश में अगर ग्रह ने अपनी पोजीशन को सुधारा है तो कौन से साल में जाकर के स्पाउस के स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है। सर अगर नवमांश में शनि दृष्टि डाल दे तो शुक्र पे। अरे प्रमोद जी, शनि की दृष्टि तो फिर मामला गड़बड़ कर देती है। सर चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। नहीं, दिक्कत तो कहीं होती ही नहीं प्रमोद जी, मैं तो कहीं नहीं रहा कि दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो यहाँ तक कहा कि किसी की पत्नी का स्वभाव गड़बड़ है और उसे गड़बड़ स्वभाव बहुत उत्तम लगता है, तो मैं कहता हूँ दैट्स ए हैप्पी मैरिज लाइफ। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, फीलिंग फैक्टर मेन इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको फिर कहता हूँ, एक सिद्धांत है मैरिज एस्ट्रोलॉजी में, फील फेल्ट फाउंड। फीलिंग फैक्टर इज द प्रायोरिटी। एक लड़की मेरे पास आके कहती है कि मुझे दबंग पति चाहिए। मैंने कहा क्यों, तो तुम बड़ा अजीबोगरीब मांग रहे हो तुम। कहते जी मेरे को कोई कंट्रोल करने वाला भी तो चाहिए, मैं तो कंट्रोल में ही नहीं आऊंगी, मैं मेरे बाप के कंट्रोल में नहीं आई, मेरे भाई के कंट्रोल में नहीं आई। अब मैं सोचती हूँ कम से कम पति तो ऐसा मिले जो मुझे कंट्रोल करके रखे।
उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है भाई, उसकी चॉइस है, उसकी डिमांड है, हो सकती है। अब दूसरा सुनने वाले को बड़ा अजीबोगरीब लग सकता है, मेरे को भी लगा कि सारी पत्नियां कहती है बेचारा कोई गाय जैसा पति हो, है चुप रहने वाला, शांत रहने वाला, मेरी बात मानने वाला। पर ये जो है अलग बात कह रही है, तो अलग अलग चॉइस हो सकती है, उस पे कोई विवाद नहीं। राज सिंह जी जल्दी बताओ, रिपीट कोई नहीं करेगा। राज सिंह जी बताइए। एक एग्जांपल थोड़ा सा लेकर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है जो उसकी अराउंड एज 30 है और वो है कि भाई शादी करना भी चाहती है लेकिन ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको कैसे सजेशन देंगे अगर उसका जो है वीनस जो है 3rd हाउस में है विद सूर्य एंड राहु। अगर फीमेल है राज अगर जी, अगर शादी देखनी है तो सिर्फ जुपिटर को देखना है। वीनस केवल हैप्पीनेस इन मैरिज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है या रिलेशनशिप की पावर को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी जुपिटर से ही आपको देखना पड़ेगा। नहीं, उसका क्वेश्चन तो ये होगा ना कि मैं करूं ना करूं, कर लूं तब भी ठीक है, ना भी करूं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे इसमें तो शुक्र काफी खराब है, लाइक सन है और राहु राज है। सिंह जी, बहुत सारे लोग इतने कंफ्यूज होते हैं और वो दूसरों को कंफ्यूज करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मैं करना भी चाहता हूँ, हो भी गई तो भी ठीक, नहीं भी हुई तो भी ठीक। ये सेंटेंस ही दिखाता है शी इज कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूज्ड आदमी हमेशा दूसरे को कंफ्यूज करता है। बट एक एस्ट्रोलॉजर को चाह करके भी कंफ्यूज नहीं, उसने सिर्फ प्रॉमिस को तरफ दिमाग लगाना है, क्या कुंडली में शादी का प्रॉमिस है या नहीं है। चाहने और ना चाहने से शादियां ना होती हैं ना बिगड़ती हैं। बहुत सारे लोग रोज रोज माला जप के सोते हैं कि कल तक शादी टूट जाए तो पिंड छूटे, दूसरा मौका मिलेगा, पर होता कुछ नहीं है, बूढ़े हो जाते हैं वो, कुछ नहीं होता। तो चाहने ना चाहने से ना शादियां होती हैं ना बिगड़ती। आप उसकी जुपिटर की प्लेसमेंट को स्टडी करो एज ए कारक, और नवमांशा में जुपिटर को स्टडी करो एज ए कारक। अगर वो ठीक है तो डेफिनेटली होगा, और नहीं नहीं ठीक शादी है तो तो वो फिर जो मर्जी जोर लगा ले, कुछ नहीं। नहीं, शादी हो और सुखी ना, लाइक सुख ना मिले, जैसे आप वीनस को देख के देख रहे हो कि भाई ठीक है, तो उसे कहो भी ठीक है, ना करो तो ठीक तब भी ठीक है। फिर लाइक कौन सा जैसे सुख मिल जाएगा। हो सकता है ना ही करके। हाँ, ये भी बात सही है आपकी। हाँ, फिर कौन चलो सा जी सुख ठीक। मिल जाएगा, है ना। गुरुजी दो छोटे छोटे सवाल है मेरे। ये हमारे बाबाओं की जो इतनी ज्यादा तादाद बढ़ती जा रही है, ये उसी विचार के तो थे कि अगर भाग लेंगे तो बच जाएंगे। पता चला फिर वहां से भी भागना पड़ रहा है कि बच तो रही नहीं है। बचाव तो कहीं है ही नहीं। समझ करके बचाओ, चीज को समझ गए, पॉइंट को समझ गए तो बचाव ही बचाव है। बिना समझे भाग लिए तो बड़ा गड़बड़ मामला। हाँ नीलम जी। सर जी हाँ सर, ये एक फीमेल चार्ट में वीनस 5th हाउस में है और जुपिटर 8th हाउस में, जी ये D1 में है, जी और D9 में वीनस 7th में आ गया तो वो भी और जुपिटर 11th में चला गया। तो जी। क्या इम्प्रूवमेंट है इसमें? प्रश्न क्या बना, आप मुझे प्रश्न बताओ, ये मत बताओ कि कौन से ग्रह का। आप सीख गए, आप आपके सामने नोट्स बनवा दिए, आप खुद चेक करो कि क्या निकला रिजल्ट। D1 में वीनस 5th हाउस में है तो त्रिकोण में हुआ, ठीक है। ठीक है। और D9 में वो 7th हाउस में आ गया, हाँ तो 7th में तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक। पर जुपिटर जो है वो है 8th हाउस में, ठीक है D1 में 8th में है और जी। D9 में 11th में। फीमेल चार्ट है। हाँ जी। हाँ तो नीलम जी मैंने क्या बताया था, क्वालिटीज ऑफ हस्बैंड, क्वालिटी ऑफ मैरिज लाइफ, ये गुरु डिसाइड कर रहा है। वो अष्टम में चला गया, एंड अगेन D9 में भी वो केंद्र त्रिकोण से बाहर चला गया। इट्स मीन जुपिटर हेल्प नहीं कर रहा है। और इट्स अपनी 9th में। नहीं, वो कोई मतलब नहीं।
इसका मतलब है पति मन माफिक नहीं मिला। अब मन माफिक की कोई डेफिनेशन नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ सोनिया जी बताइए। राधे राधे सर। सर वैसे लीना जी ने क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे बस उसमें ये ऐड करना था कि D9 में केंद्र में जैसे वीनस डेबिलिएटेड हो गया, नीच हो गया, और उसके साथ सैटर्न बैठ गया, और सैटर्न कहते हैं जिस घर में बैठता है उस घर को पुष्ट करता है, बढ़ा देता है, तो भी जी योग माना जाएगा? सोनिया जी, उस घर को पुष्ट करेगा ना, शुक्र को थोड़ी पुष्ट करेगा। ओके दोनों बातें अलग अलग है ना। सूत्र ओके कहता है उस स्थान की वृद्धि करेगा, पर ये सूत्र कहाँ लगेगा? D1 में लगेगा। आप इसे D9 में लगाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, D9 में नहीं लगेगा सर ये? सारे फार्मूले नहीं लगते हैं, है ओके। ना। और सर तो ऐसे अगर D9 में जैसे वीनस 10th हाउस में देखिए, डेबिलिएटेड आपको है। मैं एक सजेशन दूंगा। आप मेरा पढ़ाया हुआ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हमारी ऐप के ऊपर है। जिनको और क्लैरिटी लेनी है छोटे छोटे पॉइंट्स की, वो कोर्स भी जा करके देख सकते हैं एक बार, है ना। तो उनको सर काफी क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि आप सर में से इसी में कई लोग लाल किताब से वैदिक में आए हैं, तो हो सकता है कुछ पॉइंटों पे थोड़ा सा वो हो। जी तो इसी में एक और पॉइंट है कि इसी के सामने 4th हाउस में मर्क्यूरी भी डेबिलिएटेड है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा सर? उसकी भी दृष्टि किसके मानी सामने जाएगी? डेबिलिटेड हो गया मरकरी? D9 में वीनस के सामने 4th हाउस में। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने कुछ भी हो। अच्छा, D9 उससे में क्या, केवल हमें वीनस देखना है, अपने अगर वीनस मेल के। देखिए और मौज कीजिए। अगर पुरुष की कुंडली है तो सिर्फ वीनस देखिए आप, और एंजॉय कीजिए, वहीं से पकड़ में आ जाएगी सारी चीज। ओके, तो सर इसके उपाय होते हैं पहले से ही, या कि मतलब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता कि परेशानी आएगी ही आएगी? परेशानी तो आएगी ही आएगी, पहली बात तो ये चीज मान के चले। ओके, तो सर उसके लिए क्या आपने बताया था, फिर जैसे काफी सालों सॉल्यूशन पहले। ये है कि उस परेशानी को कम करने के फिर तरीके होते हैं। अच्छा, मतलब वो काफी टाइम पहले से शुरू करने पड़ते हैं जैसे? हाँ, बहुत सारी चीजें लंबे समय तक चलती। ओके, अदरवाइज परेशानी तो सर ये तो परमानेंट है, चाहे पहली शादी हो चाहे दूसरी हो, उसमें कुछ भी फर्क होगा ही नहीं फिर तो जी किसी जी के जी, उसमें। शुक्र अगर नवमांश में डेबिलेटेड हो गया और शनि के साथ बैठा है तो ये परमानेंट मामला है। ओके, तो इसका थोड़े बहुत उपाय करने से ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है? जी जी जी, हाँ, अगर उस व्यक्ति को ना पता चले तो फिर सोल्यूशन। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए, आज बहुत लंबा समय हो गया। हाँ, डॉक्टर पूनम रानी जी फटाफट लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन कीजिए। सर हाँ जी सर, लास्ट क्लास का क्वेश्चन है। उसमें एक था कि पति का सप्तमेश जो है वो अपने से छठा 12वें में चला गया। जी तो सर पति अपनी पत्नी को दुश्मन समझेगा या पत्नी अपने पति को दुश्मन समझेगी? इसकी एक और टेक्निक नवमांश कुंडली से कराऊंगा पूनम जी, है ना, और जी क्लैरिटी आ जाएगी आप, है ना। अभी तो विवाद खड़ा हो जाएगा, पर इतना जरूर है कि हाँ, व्यवहारिक पक्ष शत्रु पक्ष की तरह जरूर, शत्रुवत जरूर होगा। सर नहीं, पति का सप्तमेश गया तो फिर पत्नी उसको मानने, मतलब आपने कहा था ना कि स्पाउस का जी जी बिहेवियर उससे पता, जी तो जी फिर जी उससे जी, वो पत्नी उसको समझेगी खुद भी दुश्मन? कई बार जो है उल्टा सीधा सोच लेते हैं। सर और सूत्र के हिसाब से स्पाउस ऐसा समझता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, और इसीलिए मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल है। और मैं तो उल्टा ये कह रहा हूँ कि और भी एक्यूरेट टेक्निक नवमांश कुंडली के अंदर होती है कि पति पत्नी के बारे में कौन कैसे सोचता है। तो ये ठीक है अभी सर, आगे आएगा चैप्टर, थैंक यू सर। नवमांशा जब हम देखेंगे, जब देखेंगे। हाँ सागर जी। सर प्रणाम। प्रणाम। सर ये कन्या लगन की कुंडली में एक्चुअली सूर्य शुक्र साथ में है सर, D1 चार्ट में। ठीक है। और और उसमें नवमांश में जो है ये शुक्र चला गया छठे में, सूर्य शुक्र ही दोनों चले गए छठे में। हाँ, तो सागर साहब गड़बड़ हो गया मामला। दोनों जगह एक साथ बैठे हुए हैं। हाँ, जगह गड़बड़ हो गया मामला ये।
मतलब क्या गड़बड़ है, मतलब फीमेल का चार्ट फीमेल का है सर? फीमेल का भी है तो भी रिलेशनशिप का ग्रह तो गड़बड़ हो ही गया ना। हाँ यही गड़बड़ है ये वाला। जी जी ठीक। अच्छा ये हस्बैंड का भी दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा अलग अलग, जैसे जैसे हस्बैंड वाले का, हस्बैंड का तो ठीक है जो आपने सूत्र लिखा है हिसाब से, हस्बैंड वाले में गड़बड़ नहीं है। हस्बैंड वाले में जो है शुक्र 10 में है और कोई बात नहीं, फिर आप फीमेल का जुपिटर देखो सागर साहब, है ना। अच्छा जुपिटर देखें। हाँ अच्छा, और वो मानो नवमास में सुधर जाए, मानो लगन में जाके बैठ जाए तो ठीक हो जाएगा। हाँ, अब लगन में ऐसे कैसे बैठ जाएगा, उछल के थोड़ी बैठ जाएगा। नहीं नहीं, जैसे मान लो पुरुष की कुंडली में उसके पति की हाँ कुंडली में है तो सर शुक्र जो है 10 में है, मकर लग्न की कुंडली में, मतलब घर का है अपना, स्वगृही है तुला में, और उसमें जाके वृष का जो है नवमास में बैठ गया D9 में। हाँ और उसके देखना, आज का वीडियो दोबारा सुनिएगा सभी लोग, और अपने जो पॉइंटर है वो आराम से शांति से मिला नहीं करके बहुत अच्छे देखिएगा। पॉइंट सेटिंग है, बिल्कुल सही है, लेकिन जिसमें एक का गड़बड़ है एक का सही है तो उसमें क्या होगा पति पत्नी में? सागर साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अभी आप और प्रैक्टिस करोगे ना, मैं अभी कुंडलियां बना बना करके भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे स्लेट ठीक से, है, तो ठीक ठीक। आपको चीज और क्लैरिटी हो जाएगा। हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे होते हैं एक्चुअली में ना, हाँ हम हाँ कुछ हाँ, ना कुछ जरूर मिस कर होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखो। तो ही ठीक है ऐसी सर। गड़बड़ होती है, नहीं ऐसा नहीं होता कि पति आनंद में और पत्नी टेंशन में। लगता है बस, पर हाँ होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और चलिए, देखता हूँ। ठीक है, कल थैंक यू मिलते सर। हैं आप लोगों से 9 बजे, ओके, है ना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।